जय हिंद। हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस के सेट को डाला था एक सेट, तो काफ़ी आपका पसंद आया और कुछ लोग का कमेंट आया मेरे पास पर्सनल आया कि आप उन्हें और भी सारे चीज़ों को अपडेट करिए। तो हम उसके आगे आज हम पूरे 150 क्वेश्चन यानी 50 तक कर चुके थे, तो बाकी के 100 क्वेश्चन आज अभी हम अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 71वीं का सेट उठाएँगे। एक 71वीं चलेंगे, एक 70वीं चलेंगे। इस तरह से हमारा सेट चलते रहेगा कि ताकि हमारा 17वीं का भी 71वीं दोनों का टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो और क्वेश्चन में एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन अराइज़ होते हैं, हर तरह का आपको आइडिया मिल सके। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? देखिए अशोक का अभिलेख जो था ना वो अलग-अलग लिपियों में था। क्योंकि अशोक का अभिलेख ग्रीक में भी था, यूनानी अभिलेख देखें तो ग्रीक में भी था, अरमाइक, खरोष्ठी, ये जो है सारे उसमें भाषाओं सारे लिपियों में लिखा हुआ था। अगर ग्रीक में अरमाइक देखेंगे तो कंधार जो लिपि यूज़ करते हैं, है ना? और ये खरोष्ठी कहाँ लिखाया था? ये जो पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे था, ये सारे कौन-सा थे? खरोष्ठी थे, अरमाइक थे, इस तरह के लिपि इन्होंने यूज़ किया था। सबसे ज़्यादा लिपि जो इन्होंने यूज़ किया था, वो कौन-सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। देखिए अशोक के बारे में थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं। अशोक जो है 268 ईसा पूर्व में उन्होंने अपनी राजगद्दी को सँभाला था। 268 268 और उसके 8 साल बाद उन्होंने क्या किया था? कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ये कलिंग युद्ध 361 ना होकर के 261 में हुआ था। तो ये इन्होंने गलत दिया है। अशोक के प्रमुख अभिलेखों में 13वें में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। बात सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। आपने पढ़ा होगा अशोक के शिलालेख, तो उसमें 7 छोटे शिलालेख हैं और 14 बड़े शिलालेख हैं। इन 14 बड़े शिलालेख में 13वें में कलिंग युद्ध की चर्चा है। ये हिस्ट्री के हमारे लेक्चर में मिल जाएँगे। आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं हिस्ट्री का, बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन में गोप्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन ना अराइज होता है क्योंकि बीपीएससी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को ही उठाती है। तो गोप जो होता था, ये प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी को गोप कहा जाता था। प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी को क्या कहता था? गोप कहा जाता था। ठीक है? तो इस तरह से अलग-अलग काम के लिए इन्होंने अलग-अलग वो रखा था। जैसे ठीक है, अब उन्होंने कृषि विभाग के लिए अलग रखा था, बूचड़खाने के लिए अलग रखा था, उन्होंने राजूक, युक्तक, प्रदेशक अलग-अलग नियुक्ति किए थे, है ना? तो ये सब चर्चा जो है आपको मौर्य प्रशासन में मिलेगा। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली सल्तनत के पत्राचार विभाग का हेड था? पत्राचार विभाग यानी कि हम कह सकते हैं डाकघर, पोस्ट ऑफिस। देखिए दीवाने अर्ज जो था ये सैन्य विभाग के लिए था। किसके लिए था? सैन्य के लिए। ठीक है, दीवाने को ही कृषि के लिए, क से को ही, क से कृषि, ध्यान ध्यान रखिएगा। तो ये कृषि के लिए था और ये किसके लिए था? ये सैन्य के लिए था। ठीक है, दीवाने इंसा, दीवाने इंसा, इंसा मतलब हमें क्या दिलाना है? इंसाफ। तो इंसाफ कैसे मिलेगा जी? जब हम पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पत्र लिखेंगे। तो पत्र लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंसाफ मिलेगा। ठीक है, अब ये है दीवाने रिसालत। तो दीवाने रिसालत जो था ये विदेश मंत्रालय के विदेश, है ना? अभी हम लोग क्या कहते हैं? विदेश मंत्रालय कहते हैं ना? तो उसमें विदेश मंत्रालय नहीं था, क्या था? दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत। तो इसका आंसर कौन सा होगा? दीवाने इंसा। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के कौन सा दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगामी के नाम से किसे जाना जाता था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। चहलगामी जो कहा जाता था, ये 40 तुर्क सरदार जो थे,
जिनके चालीसा, इनको चालीसा भी कहा जाता था। इन्हीं चालीसा को क्या कहते थे? चहलगामी कहा जाता था, चहलगामी। चालीसा दल था, है ना? तो आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि चालीसा का गठन किसने किया था। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि चालीसा का गठन किसने किया था और चालीसा का अंत भी किसने किया था? ये दोनों मुझे बताएँगे। निम्नलिखित में से किसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? तो आपको पता है बलबन। किसने अपनाया था? बलबन। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति लाया था। बलबन ने सजदा और पैबोस, सजदा पैबोस होता है जो झुकता है, पैबोस होता है जो पैर चूमता है, पैर हाथ चूमते हैं। ये मुस्लिमों में होती है ना। सजदा पैबोस किसने लाया था? ये लाया था बलबन ने लाया था, है ना? ये सारी चीजों को बलबन ने सुधार किया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये कैसा था? इन्होंने दक्षिण भारत पर, इनके पास 4 वो थे, क्या बोलते हैं, 4 सेनापति था, अलग-अलग काम दे दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक महाबैल शासक था। ठीक है, मोहम्मद सिर्फ तुगलक लिखा हुआ है, तो बिन रहेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक। सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश से संबंधित है। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया था और सिकंदर लोदी ने ही नापने का एक पैमाना लाया था जिसे कहा गया था गजे सिकंदरी। क्या था? गजे सिकंदरी। ते सिकंदर लोदी ने ही लाया था इसे। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद देने वाला प्रथम सुल्तान था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अच्छे-अच्छे काम किए थे। यहाँ पे हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसने इसने क्या लाया था? सैनिकों को नगद वेतन। पेन नहीं चल रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग बस आवाज़ से ही सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लाया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने का व्यवस्था लाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही कैंटीन आया था। कैंटीन मतलब सैनिकों को जो है टैक्स फ्री सामान मिलेगा। ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही आया था। तो ये पहला सही है। घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, जिसे दाग प्रथा कहा जाता था। तो ये भी सही है, दोनों सही है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या होंगे? आंसर सी, फर्स्ट और सेकंड। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को रुहमा कहा जाता है? किस राज्य को रुहमा किस राज्य को रुहमा कहा जाता था? तो यहाँ पर हम राजवंश कहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो इसमें होगा पाल वंश। कौन सा होगा? पाल वंश, ऑप्शन नंबर डी। पाल वंश को हम लोग, ठीक है, इसकी संस्थापक गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में। 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था। अगला सवाल है, निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? हाँ, ये निजामुद्दीन औलिया जो है, इससे सवाल पूछा जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, ये चिश्ती संप्रदाय से थे और इनके ये चिश्ती संप्रदाय के थे और जिनके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, यानी चिश्ती सिलसिला। ठीक है। इनके अस्तित्व की एकता जो है ऐसा का, और इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के ही जो चेला थे उनका नाम था अमीर खुसरो, जिनको भारत का तोता कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का जो कब्रगाह है दिल्ली में, एक निजामुद्दीन जगह है, वहीं पर है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के जस्ट बराबर में ही है, तो आप देख सकते हैं, है ना? आइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, इनके बहुत सारे शिष्य थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, बख्तियार काकी, है ना? निजामुद्दीन औलिया, अलग-अलग लोग थे। अगला सवाल, ये देखिए रीजनिंग टाइप का सवाल है। कथन पहला है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। बिल्कुल बात एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों तीनों मिल करके लड़ा था। फाइनल जीत किसकी हुई थी? राष्ट्रकूट की हुई थी।
कारण कहता है कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से है। जाहिर सी बात है कि कन्नौज को जो है उत्तर भारत का जो सेंटर केंद्र पॉइंट माना जाता था। अगर आप कन्नौज पर आप कब्जा कर लेते हैं, इसका मतलब ये था कि आप पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसीलिए हर कोई चाहता था ये कि हम कन्नौज पर आक्रमण करें, कन्नौज पे कब्जा करें। बात आती है ये हुआ कब था? ये हुआ था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन ने शादी नहीं किया था, तो उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे जो अलग-अलग राजवंश थे, उन्होंने चाहा कि हम उस पे कब्जा कर लें और कब्जा करके वहाँ से अपना स्थापना करें। देखिए, ये जो लड़ाई थी ना, जो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये 2-4 दिन में नहीं हुई थी। ये लगभग 200 साल चला था। कभी पाल कब्जा कर लेता था, कभी प्रतिहार कर लेता था, कभी राष्ट्रकूट करते थे, ठीक है? तो अंतिम जो जीत हुई थी, प्रतिहारों की हुई थी, गुर्जर प्रतिहार की हुई थी और ये अंतिम जीत इन्होंने ही दर्ज किया था। आइए, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो ये क्या इसका क्या आंसर होगा? इसका दोनों आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। सॉरी, यहाँ पे 61 की जगह पे 138 लिखा गया है ना, ये 61 नंबर क्वेश्चन है। आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शंकराचार्य के बारे में अगर हमको थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दें, तो शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। ये भगवान शंकर शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भगवान शंकर को जैसे ये 2 तरह के संत होते थे, एक अलवार संत और एक नैनार संत। अलवार संत उन्हें कहा जाता था जो भगवान विष्णु के उपासक थे, नैनार संत उनसे कहा जाता था जो भगवान शिव के उपासक थे। तो आदि शंकराचार्य जो थे भगवान शिव के उपासक थे और इन्होंने इन्होंने ही अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही कहा था कि भगवान एक है, भगवान अलग-अलग नहीं है और ये जो है अ, भगवान को एक बनाया। अब एक बना करके इन्होंने अलग-अलग भारत में अलग-अलग जगह पर मठ की स्थापना की है। टोटल इन्होंने 4 मठ स्थापना किए थे। 4 मठ कहाँ स्थापना किए थे? ध्यान से समझिए, ठीक है? 4 मठ। 4 मठ जो स्थापना हुआ था, ये उत्तर में कहाँ हुआ था? बद्रीनाथ में, पश्चिम में द्वारका, पूरब में उड़ीसा ओ और दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ। तो यही लिखा हुआ है, उन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान पर वशिष्ठ अद्वैत मठ की स्थापना किया था, सही बात है। हमें ढूँढना क्या कौन-सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, इन्होंने जो दिया है श्रृंगेरी नामक स्थान पर विशिष्ट नहीं, सिर्फ अद्वैत मत का, क्योंकि विशिष्टा अद्वैत का उन्होंने किसी और ने दिया था, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। इन्होंने बौद्ध धर्म के दर्शन का विरोध किया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्म सूत्र भाष्य ब्रह्म सूत्र पर एक टिप्पणी की उनके द्वारा लिखी गई है, सही बात है। वो हमारे आसपास की दुनिया को एक भ्रम मानते थे, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? ए। ए में विशिष्ट अद्वैत नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल। दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता था? तो कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता था? जिम्मी का मतलब होता था, समझिए, जो मुसलमान को स्वीकार कर ले और जजिया कर को टैक्स पे करे। जिम्मी का मतलब होता था दिल्ली सल्तनत में वे लोग जो मुसलमान धर्म को क्या कर ले, स्वीकार कर ले और जजिया कर दे, जजिया टैक्स पे करे, उसे जिम्मी कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? उसे जिम्मी कहा जाता था। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है? वे लोग जो मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान के लिए सहमत हो गए। सही बात है, यही आंसर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है? प्रशासन में रईसों के योगदान के लिए तो नहीं, नहीं ये गलत है। व्यापार के लिए नहीं, गलत है। मुसलमानों द्वारा जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, नहीं, नहीं, नहीं। जिम्मी किसे बोलते थे? जो मुसलमान जो लोग मुस्लिम धर्म अपना ले और जजिया टैक्स दे। जजिया टैक्स क्या होता था? थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझाते हैं। जजिया
जजिया कर जो है एक तरह का गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक कर होता था। यानी कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए एक टैक्स देना होता था। अगर आप मुस्लिम हैं और जजिया कर पे कर रहे हैं, तो जैसे ये इनका सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो था, तो 8वीं शताब्दी में जिन्होंने आक्रमण किया था, तब उन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो कैसा था ये? गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक कर। ठीक है। 63। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, मिलाइए साम्राज्य और उसका वंश। बहुत अच्छा है, अच्छा समझते हैं हम लोग, है ना? देखिए, बरार बरार का बरार का जो बरार साम्राज्य था, इसका जो इसका जो वंश था, ये इमादत शाही। हमें दिख ही नहीं रहा था, सुने नहीं। ठीक है। बीजापुर बीजापुर के कौन सा वंश है इस पे शासन किया था? आदिल शाही। कहाँ है जी आदिल शाही? ऑप्शन नंबर, ये थर्ड नंबर। अहमदनगर अहमदनगर के कौन से थे? निजाम शाही। और गोलकुंडा के कौन थे? कुतुब शाही। कुतुब शाही। ठीक है। ये अलग अलग 5 राजवंश थे, 4 ही दिया है। और एक पांचवा कौन था? बीदर। पांचवा कौन था? बीदर। बीदर का जो था, उसका नाम था बरीद शाही। नाम ही है बीदर। बीदर से बरीद शाही। तो याद रखिएगा, बरार का इमाद शाही, फर्स्ट का सेकंड किस में है जी? 2 में है। सेकंड का थर्ड ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे करना है? चोल से करना है। तो समझते चलते हैं हम लोग। कहता है, राजराज चोल चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है। देखिए, चोल के संस्थापक थे विजयालय। तो ये गलत है। पहला क्या है? गलत है। दूसरा है, राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवाया। बहुत, ये सही है। इसकी इसके बारे में कहानी है कि चोल का देखो, जो राजवंश था ना, वो 2 बार में आया था। जब आप चोल पढ़ेंगे, आप हमारे हिस्ट्री के लेक्चर में जाइए, वहाँ पर चोल साम्राज्य को, चोल ही नहीं, पूरे हिस्ट्री को हमने डिटेल में समझाया है। तो चोल साम्राज्य जो था, ये 2 बार में आया था। इसमें जो प्रथम बार था, जो राजा करिकाल जो थे, ये बहुत ही भयानक राजा थे। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका से करीब 1 से 1,500 सैनिक, सॉरी, वहाँ के नागरिक को बंदी बना के लाया। अब बंदी बना के लाया और कहा कि ससुर काम कर, यहाँ नहीं तो चुट्टा बड़ी मार मारेंगे। और उन्होंने कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। तो ये राजा करिकाल के बारे में कहा जाता है। ठीक है। चोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हो जाएगा एक्स्ट्रा। इनका जो राजकीय प्रतीक था, क्या था? बाघ था। चोल कहाँ थे? अगर हम लोग एक नक्शा ऐसे देखिए दक्षिण भारत के, तो ये दक्षिण भारत में ये चोल साम्राज्य थे। इधर कौन था? इधर ये आपका केरल था। इधर चेर थे। और ये थे आपका चोल, इधर के एरिया में थे। और बीच में पांड्य था। तो चोल इधर थे। और चोल का यहाँ का इनका प्रतीक क्या था? बाघ था। ठीक है। चोल के पास एक कुशल नौसेना थी। ठीक है। और राजा करिकाल जो थे, एक प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले श्रीलंका पे आक्रमण किए। हालांकि श्रीलंका पे आक्रमण करके पूरा नहीं जीत पाए थे। जब हम चोल का दूसरा पार्ट पढ़िएगा, तब वहां पे समझ में आएगा कि श्रीलंका पे आक्रमण किया था चोल का जो राजेंद्र प्रथम था, उसने श्रीलंका पे आक्रमण किया था और श्रीलंका के राजा को बंदी बना के ले आया था। तो चोल के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं। आप हमारे हिस्ट्री लेक्चर में देखिए, जो राजा राजेंद्र थे, राजेंद्र प्रथम जो थे, उन्होंने गंगा नदी को भी जीत लिया था। और चोल गंगम का उन्होंने एक उपाधि भी धारण किया था। ठीक है। तो और इन्होंने इंडोनेशिया पर भी आक्रमण कर दिया था। तो ये बहुत सारे किए थे, उनके बारे में मिलेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पहला गलत है ना? हाँ, बहुत अच्छा सवाल।
पन पुन रन, पन पंपा लिख दिया जी, पन होगा पन, पन प अन्न अन्न, अरे ससुर चल ले, पन पुन रन, पन पुन जो थे इसे कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न कहा जाता है, कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, पन पुन रनते रनते, ये कौन से धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से प्रभावित थे। इन्होंने रामायण और महाभारत पर भी लेखन का काम किया था। ठीक है, चलिए अगला 66 नंबर सवाल। दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता धारकों को क्या कहा जाता था? हाँ, थोड़ा सा इक्ता व्यवस्था पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय में इक्ता व्यवस्था क्या था? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था जो था, एक एक प्रणाली थी जिसमें सैनिकों को वेतन के रूप में पैसा न दे करके जमीन दिया जाता था। ठीक है, तो क्या करता था? जमीन दिया जाता था। तो जो इक्ता धारक होते थे, जो जमीन लेते थे, उन्हें मुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ति। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद के लेखक थे? हाँ, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बैरूनी। अल बैरूनी, अल बैरूनी किसका दरबारी कवि था? जल्दी से बताइए, अल बैरूनी किसका दरबारी कवि था? जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप लोग को हम बता दें, अल बैरूनी जो था, मोहम्मद बिन गजनवी जो भारत पे आक्रमण किया था, उसका क्या था? दरबारी कवि था। कौन? अल बैरूनी। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। इन्होंने रेहला नामक एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था? रेहला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जियाउद्दीन बर्नी इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। इसके पीछे चंगेज खां लगा हुआ था। इल्तुतमिश अपने एरिया में नहीं घुसने दिया इसको, फिर क्योंकि दिल्ली को अगर अगर ये दिल्ली में रहता तो चंगेज खां दिल्ली पर आक्रमण कर देता। चंगेज खां जो था एक बहुत ही जालिम किस्म का शासक था, इसीलिए जियाउद्दीन बर्नी को इल्तुतमिश नहीं रहने दिया और उसे भगा दिया। अमीर खुसरो, इसे भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, हमारा सवाल क्या था? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बैरूनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में प्रथम अफगान शासक, अफगान वंश कौन सा था? हाँ, ये सवाल ना बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। कभी कभी कहता है कि लोदी आया था, तो जब लोदी आया था तो जब बाबर आया था तो उन्होंने अपना, क्योंकि बाबर सबसे पहले अफगानी लोग मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग लोग कहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो भारत में सबसे पहला अफगान शासक था, ये जब बाबर 1526 में भारत आया और सबसे पहले उन्होंने लोदी वंश की स्थापना किया। लोधी वंश की स्थापना क्या किया? लोधी वंश से ही संबंधित थे। ठीक है, वो यहाँ आकर के वो इसी को इसे अफगान वंश भी कहा जाता है। दूसरा अफगान वंश भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, पहला अफगान वंश से कहते हैं, दूसरा अफगान अफगान वंश किसे कहेंगे? 15 साल बाद जब शेर शाह सूरी पुनः स्थापित करता है तो उसे दूसरा अफगान वंश कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1191 में। तरानी का और ये प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। तराइन के युद्ध के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो तराइन का युद्ध जो था, ये पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? आप याद करिए, यहीं से गौरी का आगमन हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। हारने के पीछे बहुत से कारण थे, क्योंकि इनके एक बहुत ही खास मित्र थे जिन्होंने इनके साथ नहीं दिया था, और साथ नहीं देने के एक कारण था कि उनकी बेटी से इन्होंने प्रेम प्रसंग विवाह कर लिया था, जिससे कारण वो नाराज हो गए। अब आप कमेंट में बताएंगे वो कौन थे। मैं हिंट देता हूँ, मालवा के शासक थे। तो मालवा के शासक का नाम क्या था, जिन्होंने दूसरे युद्ध में गौरी का साथ दे दिया, और गौरी का साथ देते ही गौरी क्या हो गया? जीत गया था। अगला सवाल 70 नंबर, इसका आंसर होगा ए। 70 में से किसने युद्ध की तुलगमा प्रणाली की शुरुआत की थी?
हाँ, तुलगमा प्रणाली का शुरुआत जो है ये बाबर ने किया था पानीपत की पहली लड़ाई में। 2 चीज़ें होता है, एक होता है तुलगमा नीति और दूसरा होता है एक इसमें क्या होता था, एक इस तरह से बनाते थे अर्धचंद्राकार रूप में सेना को स्थापित किया जाता था और अर्धचंद्राकार में सेना होती थी और इससे लड़ने में इनको जीतने के लिए आसानी होता था। इसी को बोलते थे तुगलमा नीति। ठीक है, अगला है मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल का स्थापत्य कला के बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत सारी चीज बनाए थे ना। अकबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चार बाग शैली की स्थापत्य की शुरुआत किया था। जरा आप लोग बताएं, क्या ये सही है? नहीं जी, क्योंकि अकबर ने चार बाग शैली की शुरुआत नहीं किया था, बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। तो ये गलत है। दूसरा, रामबाग भारत का एक पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चार बाग से, हाँ, ये रामबाग कहाँ है? ये आगरा में। कहाँ है जी? आगरा में रामबाग। आपको एक बात बता दूं, जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो बाबर को पहले रामबाग में ही दफनाया गया था। उसके बाद जब अकबर उनकी किताबें पढ़ रही थी, सॉरी, किताबें पढ़ रहा था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, वो अपने दरबार में रखा था पढ़ने के लिए। इसका इसका बेटा था, क्या नाम था उसका? हाँ, अरे अकबर का संरक्षक क्या नाम था? देखो माइंड से, चलो बता आ जाएगा। तो उनका बेटा जो था, तो जब वो पढ़ रहा था, कहानी सुना रहा था, तो बाबर का इच्छा था कि उसे मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। तब तब अकबर ने रामबाग से उनकी दफनाई हुई अस्थियां को निकाला और काबुल में ले आके दफना दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थापत्य और किसके द्वारा बनाया गया था? जमाली मस्जिद। जमाली मस्जिद हुमायूं ने बनाया है। ठीक है। काबुली बाग मस्जिद, ये बाबर ने बनाया है। मरियम ए उज्जमानी, मरियम उज्जमानी, ये अकबर के द्वारा बनाया हुआ था। मरियम उज्जमानी। परी महल, दारा सिको, ये छोटा परी महल बनाएगा, खुद को मार दिया था इसके चाचा ने। तो पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, देखते हैं जरा कौन सा है। पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, एक ही ऑप्शन मिल रहा है जी। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं। पहला का, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फरीद खान को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? ये बिहार बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया जाता है। हालांकि पूछा तो नहीं गया है, सारे का तो बहुत पुराना पूछा गया है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। तो ये वंश बिहार में ही था, इसीलिए इसे बहुत बार पूछा जाता है। तो समझिएगा, बिहार में जो थे फरीद खान, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, बाद में शेर खान को उपाधि दिया था और शेर शाह सूरी इन्होंने असुर वंश की स्थापना किया था, जिसलिए शेर शाह सूरी नाम पड़ा। ठीक है। ये ये किसके पुत्र थे? ये जागीरदार हसन खान के पुत्र थे। फरीद खान जो थे, फरीद ने बिहार के जो गवर्नर था बहार खां लोहानी, क्या नाम था? बहार खां लोहानी। ये वहाँ उनके जो उनका क्लर्क था, क्लर्क था, क्लर्क का नाम क्या था? हसन खान। हसन खान का बेटा था। तो ये चौसा के सॉरी, तो इसी को इन्होंने बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दिया, क्योंकि इन्होंने कैसा कहा था, उन्होंने एक बार एक शेर को मार दिया था, एक बाघ को मार दिया था, इसीलिए खुश होकर इसे शेर खां की उपाधि दिया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु गोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद किया था? हाँ, गुरु गोविंद सिंह को कौन सा मुगल सम्राट था जो कैद किया था? जहांगीर ने किया था। जहांगीर इन लोग के पीछे पड़ा रहता था, ये छोटा, पता नहीं। अकबर से सीखना चाहिए, अकबर सबको साथ लेकर चलता था, इसीलिए अकबर जो है वो बादशाह कहलाया, महान अकबर कहलाया। आइए, अगला सवाल है 75 नंबर। सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना किया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया इन्होंने। पहला ये गलत है। गुरु नानक देव ने अकबर के समकालीन थे? नहीं। अकबर के समकालीन कौन थे? अकबर अकबर के समकालीन कौन थे, जल्दी बताइए। ये चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। अकबर ने उनको 500 बीघा जमीन दिया था कि तालाब बनवाने के लिए, जिसे कहा गया था सर। तालाब को सर कहा जाता है। उसके अगल-बगल बहुत सारे नगर बस गए। उसे इसलिए नगर का नाम रखा गया अमृतसर। क्योंकि तालाब का पानी कैसा था? अमृत जैसा। और तालाब था इसलिए अमृतसर नाम पड़ा। और चारों ओर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो हाँ, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा हमजानमा का वर्णन करता है? हम जानमा का वर्णन करता है। ठीक है। तो ये आपका सचित्र कहानियों का संग्रह। ठीक है। हम जानमा जो है एक मुगल काल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें इन सब चीजों के बारे में कहा गया है। ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। शासक और क्षेत्र, ध्यान समझिएगा। हाँ, आ गया। जयमल, सॉरी सॉरी, जयमल है वो जयचंद था। राजा जयचंद था मेवाड़ का, सॉरी, मालवा का शासक था। ये जयमल। अब जरा आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसको सुमेलित करिए। जयमल। जयमल कहाँ का शासक था? मेड़ता का शासक था। कहाँ का शासक था? मेड़ता का शासक था। उदय सिंह द्वितीय, हाँ, उदय सिंह द्वितीय कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। मेवाड़ के महाराणा थे और भारत के वर्तमान राजस्थान में उदयपुर के संस्थापक थे। उदयपुर शहर के संस्थापक कौन थे? उदय सिंह द्वितीय, मेवाड़। ठीक है। अगला कौन सा है? हम्म सुरजन राय बुंदी रणथंभ, रामचंद्र कालिंजर। ठीक है, कालिंजर पर ही आग के लिए लड़ाई हुआ था, शेरशाह सूरी जो है मारा गया था। ठीक है। आइए, तो पहला का तीसरा, दूसरा, बी का दूसरा, पहला का तीसरा, बी का दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल, शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद, देखिए, ये ना आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है ये सब चीजों को। तो वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने किसका दिया था? शुद्धाद्वैतवाद। शंकराचार्य ने किसका दिया था? अद्वैतवाद। ठीक है। निम्बकाचार्य ने किसका दिया था? द्वैताद्वैतवाद। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य। क्या क्या होगा? वल्लभाचार्य। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था क्या था? ये अकबर के समय में चला था। किस मतलब है? अकबर के समय में चला था। ठीक है। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। बात सही है। अकबर नियुक्ति करते थे और इसकी डिटेल सिर्फ अकबर को ही होता था कि कौन सा मनसबदार के पास कितने सैनिक हैं। मनसबदार क्या होता था? सैनिकों के टुकड़ी का मालिक होता था। क्यों? अकबर खुद सैनिक को नहीं संभालता था, तो उसको संभालने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ी के रूप में एक मनसबदार नियुक्त किया था। ठीक है। मनसबदारों को सैलरी नहीं दी जाती थी। उनको क्या होता था? उनको जागीर के रूप में जागीरदार के रूप में जागीरी भूमि दिया जाता था। ठीक है। आइए, तो पहला क्या सही है? दूसरा क्या कहा इन्होंने? हाँ, मनसबदरों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों पर प्रशासन का अधिकार था। देखो, अधिकार नहीं था। ठीक है। उन्हें बस उससे राजस्व का निर्धारण का अधिकार था। राजस्व एकत्र कर सकता है और प्रशासन का अधिकार नहीं था उसको। यानी कि जो मनसबदार थे उनको सैलरी अकबर डायरेक्ट नहीं देते थे। सम्राट जो डायरेक्ट नहीं देते थे, वो एक एक जागी भूमि देते थे और कहते थे यहाँ से अपना राजस्व एकत्रित कर लीजिए। ये अकबर के उसमें हमने पढ़ाया है काफ़ी डिटेल से। दूसरा गलत है, यानी सिर्फ क्या इसका आंसर होगा? पहला होगा। निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण किया था? हाँ जी, बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट है। बाबर। किसने किया था?
बाबर। अब बाबर से बहुत बार पूछा जाता है गाजी का उपाधि धारण कब किया था? तो जब ये 1527 में खनवा का युद्ध लड़ा था। कौन था? खनवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, तब इन्होंने गाजी की उपाधि धारण किया था। क्यों? क्योंकि खनवा के युद्ध में एक तरफ 4 राजा थे और एक तरफ बाबर अकेले था। खनवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उन्होंने सैनिकों स ये उसी समय जिहाद शब्द टर्म दिया था। जिहाद शब्द कहा गया था और कहा था जिहादी बनो और मरो या मारो। बाबर ने कहा था कि हम ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआँ है। तो आप एक तरफ कुआँ है और एक तरफ खाई है, तो आपको डिसाइड करना है किधर चलना है। तो इसीलिए जब इन्होंने युद्ध जीता तो गाजी की उपाधि धारण किया। अगला सवाल, मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे। सही बात है, सेठ और बोहरा कहलाते थे। चिट्ठी दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। देखिए, सेठ बोहरा व्यापारी जो लंबा दूरी व्यापार करते थे उनको कहा जाता था। स्थानीय वाले को वणिक कहते थे। जो स्थानीय व्यापारी थे उसको क्या बोला जाता था? वणिक। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय व्यापारी को क्या कहा जाता था? वणिक कहा जाता था। ठीक है। दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर चेट्टी और मालाबार के मुस्लिम व्यापारियों ने एक व्यापारिक समुदाय बनाया था जिसका नाम था चेट्टी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह का शीर्ष है? आप सबको पता है, ये ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं, है ना? सारनाथ में है। सांची के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, है ना? इसको ध्यान में रखना है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, तो सही बात है। स्तूपों के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वारा रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश द्वारा किया था। ये भी सही है, बताते हैं। इसका आंसर बी है। देखिए, सम्राट अशोक ने बनाया था बहुत सारे स्तूप। जब शुंग राजवंश आए तो शुंग राजवंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग। तो सॉरी, नहीं, शिशुनाग नागवंश तो नागवंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे स्तूपों को तोड़वा दिया था। बस एक ये विदिशा और भरूच, ये सांची का स्तूप कहाँ है? विदिशा में, भोपाल के पास जगह विदिशा। मैं यहाँ 5-7 बार गया हूँ, तो यहाँ पर है। तो इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो इसका जो रेलिंग था उसका निर्माण किसने करवाया था? शुंग राजवंश के वो शासक ने करवाया था। ठीक है। अगला, सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए जरा सातवाहन वंश को देखते हैं। सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर लें तो सातवाहन वंश को हम लोग आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में चला गया था, है ना? और ये शुंग वंश के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। तो सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी, बिल्कुल सही बात है। गौतमी सातकर्णी इनके संस्थापक थे, नहीं, सातवाहन के संस्थापक थे सिमुक। कौन थे? सिमुक। ठीक है। ये सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे इनके संस्थापक नहीं थे। इसके एक कहा जाता है एक बढ़िया योद्धा था, एक राजा था जिसको शॉर्ट में जीपीएस कहा था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्होंने नहपान को हराया था। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चचनामा के लेखक कौन थे? चचनामा के लेखक थे मोहम्मद अली कूफी। मोहम्मद अली कूफी। चचनामा के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली कूफी। ठीक है। फिरदौसी के वो लेखक रैदास हैं? नहीं, रैदास नहीं थे।
फिरदौसी ने किसकी रचना किया था फिरदौसी ने? आप हमें जरूर बताएं इसमें। हम्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित थे? सूफी विचार और ग्रंथ से संबंध सूफी विचार से संबंधित है कौन सा ग्रंथ? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें जो ग्रंथ है ना, ये कश्फ उल महजूब, कश्फ उल जो महजूब था, ये किससे था? सूफी से था, है ना? ये इतिहासकार जो थे, ये देखे कि ये जो था, ये उपमहाद्वीप की परंपराओं को भारत सूफी विचारों को कैसे प्रभावित किया था, इसके बारे में इन सब की काफी चर्चा है। अगला सवाल, अगला सवाल है, सिकंदर लोदी के संदर्भ में इनकी कथनों पर सही कौन सा है? देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसने गजे सिकंदरी नामक एक नई नाप की व्यवस्था की थी, सही बात है। उसने बाबर के साथ पानीपत, नहीं 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 नहीं, ये बाबर और सिकंदर, ये तो ये हो गया जमीन आसमान का अंतर हो गया, है ना? बाबर सबसे शुरू में आया था और सिकंदर जो था वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, तो ये इसका कोई संबंध नहीं है, इसका सिर्फ पहला आंसर होगा। आइए, अच्छा अभी हमने क्या बताया? बाबर की लड़ाई सिकंदर से नहीं, सिकंदर से नहीं हुई थी। सिकंदर का जो इनका जो अंतिम शासक था, लोदी वंश का, बहलोल लोदी से हुआ था। बहलोल लोदी से हुआ था बाबर की लड़ाई। अ, लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, सॉरी, बहलोल लोदी से नहीं हुई थी। प्रथम जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी से हुई थी, सॉरी, इब्राहिम लोदी से हुई थी, माफ करिएगा। अगला है, शिवाजी के मंत्रियों को समूह को क्या कहा जाता था? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों ऑप्शन को समझिएगा। शिवाजी के जो 8 मंत्री थे, इनके 8 मंत्री के समूह थे, जिनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है, अष्ट दिग्गज किसको कहा जाता था? अष्ट दिग्गज जो था, वो 8 8 जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको कहा जाता था। ये कृष्ण देवराय के संबंध में ये जो था, उस वंश से संबंधित है। अष्ट दिग्गज, नवरत्न था अकबर के समय में, 9 लोगों का नवरत्न था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, अष्ट प्रधान। नवासी, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार था? हाँ, ये सवाल पूछा जाता है। पुजीरिस, कौन सा है? पुजीरिस। ये जो है पेरियार नदी के मुहाने पर स्थित था, केरल में। तो अभी केरल में है ना? केरल के पेरियार नदी के मुहाने पर स्थित था पुजीरिस। ये भारत का पहला बाजार था, प्राचीन बंदरगाह, जिसे भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार को कहा जाता था, उरार को कहा जाता था, समझिएगा, जल्दी से बताइए। उरार जो है, किसान ग्रामों के प्रवक्ता को उरार कहा जाता था। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, उरार जो गांव के जो भूमि धारक होते थे ना, उनमें प्रवक्ता के रूप में कार्य करते थे, उन्हें उरार कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न यानी 9 रत्न रहते थे? देखिए, नवरत्न जो था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी था और सम्राट अकबर के समय में भी था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था नवरत्न। इन्हीं नवरत्न में एक थे कालिदास, है ना? तो इसमें बहुत सारे थे, अमर सिंह थे, कालिदास थे, वरा मिहिर थे, धनवंतरी, है ना, वैद था, छपनक था, वरुचि था, हरिसेन था, शंकु था और वेलाभट्ट था। बहुत सारे लोग थे। ठीक है, जरा पानी पी लूं। हम्म। प्राचीन इतिहास में विष्टि का संबंध था, विष्टि, विष्टि का संबंध किससे था? तो समझिए, विष्टि का संबंध ये बंधुआ मजदूरी से हुआ करता था। अरे, क्या हो रहा भाई?
हम्म। अगला सवाल। सती प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा के बारे में जो है, ये भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था, इसमें मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सफरनामा रेला, अभी बताए थे, रेला किसने लिखा था? इब्न बतूता। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। ये ससुर का हो गया। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसे दिल्ली का जज बनाया गया था, दिल्ली का गाजी नियुक्त किया गया था। 95। अलामा प्रभु और अक्का महादेवी। सॉरी, सॉरी, सॉरी। इस आंदोलन से जुड़े थे। ये इसकी आज पता नहीं क्या हो गया। अक्का मक्की इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ये थे वीर शैव आंदोलन से जुड़े हुए थे। लगता है आज मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। 100 करके खत्म कर देते हैं। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है? जल्दी। धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। सैयद के संस्थापक कौन थे? क्रिज खां। अरे यार मेरा ना गला पता नहीं क्या हो गया। 1833 में चार्टर अधिनियम के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। नहीं, ये 1813 में हुआ था, 1833 में नहीं हुआ था। अरे भाई साहब, इसने प्रेसिडेंटियों का विधि निर्माण की शक्ति के सन दिया और सही बात है। असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण क्या था? चौरी चौरा की घटना। दोस्तों मैं यहीं पर विराम देता हूँ आज। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।